क्लास 10th एनसीईआरटी की आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 5.1 का पहला और दूसरा सवाल कैसे करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जो सवाल बच गए हैं वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको उनमें से ना आए हों तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। जो तीसरा सवाल है वो आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ उदाहरण में और प्रश्नावली में, तो आप ये कर लेंगे। देखते हैं चौथा सवाल जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि एपी हैं तो उनका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। इनके 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखने हैं हमें। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। देखिए, ये जो सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। जो 14 सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक, ये एक सवाल है। अगर हमें देखना है कि ये एक एपी है कि नहीं, पहले तो देखते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। देखिए, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 25 में 9 गया, कितना बचा 25 में अगर 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो 8 और 16 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सारांतर समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि हर एक सवाल में यही देखना पहले कि सारांतर समान है कि नहीं। पहले दूसरे में से तीसरे पद, पहले पद को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है। अगर जो संख्या है वो समान है, इसका मतलब क्या है कि सारांतर समान है, इसलिए वो एक एपी है। अगर एपी है तो हमें उसका ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। ए डी पता चल गया, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि उसके आगे के और 3 पद ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आप करके देखें सवाल। अगर आपको नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपकी प्रश्नावली 5.1 जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आगे का जो टॉपिक है वो आपका क्या है कि एपी का एनवा पद क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे क्या होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि रीना ने एक पद के आवेदन के लिए, एक पद का आवेदन दिया था उसने और वह चुन ली गई। उसे यह पद 8,000 के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक की वेतन विधि के साथ दिया गया था। 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 1 में एक स्थिति थी, उसी पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक, तो रीना को प्रथम जो माह था उसमें उसको कितनी धनराशि दी गई, 8,000, है ना। 8,000 रुपये उसके मासिक वेतन पे उसे दी गई। तो पहले माह उसे इतनी दी गई, दूसरे माह कितनी दी जाएगी, 8,000 उसे मिल रही है, और 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि के साथ, तो कितना हो गया 8,500। ठीक, तीसरे माह उसे कितनी मिली, 8,000 तो ऐसे ही है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि 8,500 रुपये प्लस 500 रुपये। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 8,000 रुपये प्लस 2 × 500 रुपये। ठीक, अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 - 1 लिख सकते हैं। 8,000 रुपये प्लस 3 × 3 - 1 × 500 रुपये। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये। ठीक, तो आप क्या समझ में आ रहा है कि पहले माह 8,000 थी, दूसरे माह 100 रुपये थी, तीसरे माह क्या होगी। तीसरे माह के लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि 8,500 रुपये में हम 500 रुपये जोड़ दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला पद है, ठीक, उसमें हम जोड़ें क्या
कि हम किस माह के लिए निकाल रहे हैं पैसे, उसमें से एक कम और कितने की वृद्धि हो रही है। ऐसे अगर हम लिखें तो हमें तीसरे माह की जो वेतन है वो हमें पता चल जाएगा। अब चौथे माह का हम कैसे निकालेंगे? चौथे माह के लिए हम डायरेक्ट लगाएंगे कि जो पहला पद है वो, मतलब जो हमें पहले माह हमें जो धनराशि मिली है वो, प्लस किस माह के लिए निकाल रहे हैं? चौथे माह के लिए निकाल रहे हैं, में से एक कम, इंटू कितनी की वृद्धि हो रही है? 500 रुपये की। तो कितना आ जाएगा ये? 9,500। तो पाँचवें के लिए कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। पाँचवें के लिए हम कैसे निकालेंगे कि 8,000 जो पहले माह की धनराशि है रुपए, किस माह के लिए निकाल रहे हैं? पाँचवें माह के लिए, -1 इंटू 500 रुपये। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 10,000 रुपये। तो ये जो अनुच्छेद 5.1 में स्थिति दी थी और उसमें जो पूछ रहा था हमसे वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, ये तो बात हो गई कि उस स्थिति के हिसाब से हमने ऐसे लिखा। अब इसे हम एपी में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर हम इसी को ऐसे लिखें तो क्या आएगा? 8,000 पहले माह मिली हमें, फिर 8500 रुपये हमें दूसरे माह मिली, फिर 9,000 रुपये, फिर 9,500 रुपये, फिर 10,000 रुपये, ऐसे में मिलती गई। देखिए, इसका जो पहला पद है वो कितना है? 8,000। इसका सारांतर देखिए, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है। तो ये क्या हो गई? एक एपी हो गई। तो ये जो हम यहाँ कर रहे हैं वो एपी में भी लागू हो सकता है। ठीक, अब एपी में पद कैसे होते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो अगर हमसे कह दे कि एपी का nवां पद ज्ञात करिए, मतलब ऐसे हमें होता है। ठीक, यहाँ कहीं बीच में nवां पद हो, मतलब मान लीजिए आखिरी कोई पद है, ठीक है, an है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? ठीक, यही हम देखते हैं। देखिए, जो दूसरा पद होगा, पहला पद तो ऐसे ही है, दूसरा पद हम क्या ले सकते हैं? ए प्लस डी। लेकिन देखिए, यहाँ दूसरा पद हमने कैसे निकाला है? यहाँ हम इसको ये नहीं ले सकते 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1। अब 1 का अगर 500 में गुणा करेंगे तो 500 ही आया, तो इसको हम ये ले सकते हैं। तो 2 देखिए, दूसरे माह के लिए 2 में से 1 घटाया हमने, यहाँ देखिए 2 है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? पहला पद, फिर कौन सा पद निकाल रहे हैं हम? दूसरा पद निकाल रहे हैं, में से 1 घटाएंगे, सारवंतर मतलब वृद्धि इस हिसाब से, तो वृद्धि मतलब डी। तो हम इसको क्या, ए प्लस डी को हम क्या ले सकते हैं? ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, 2 - 1 1, तो 1 इंटू डी, ए प्लस डी। समझ गया? तो A3 क्या होगा? ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। समझ गए? A4 क्या होगा हमारा कि ए प्लस 4 - 1 इंटू डी, जिसका मतलब है ये। तो आपसे अगर ऐसे ही पूछ ले, ऐसे हम चलते हैं आगे 10वां 20वां ऐसे, और माना हमने कि एपी में कुल कितने पद हैं? कुल नहीं, हमने मान लिया कोई nवां पद है। ठीक, 50वां पद मान लीजिए, तो 50 को हमने n मान लिया, तो nवां पद हम कैसे निकालेंगे? पहला पद किस पद के लिए निकाल रहे हैं? nवें पद के लिए, उसमें से एक कम। ठीक, और फिर डी का मतलब सारवंतर। तो ये होगा जो हमारा nवां पद है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं।